कल का लास्ट टॉपिक देखे थे? नहीं देख पाऊंगा, पता था। अरे क्यों ही देखोगे आप लोग? लास्ट टॉपिक जा करके नोट्स वहां से कंप्लीट कीजिएगा जो लास्ट डेरिवेशन नहीं हो पाया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला। हेडिंग डालिए आज का पहला टॉपिक लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। भाई देखो, इस लेंस मेकर्स फॉर्मूले में दो फॉर्मूलों का यूज होने वाला है जो हम लोग कल डिराइव किए थे। पहला क्या, अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में रखा होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, -n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 - n1/r। और दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है तो फॉर्मूला क्या होता है, -n1/v प्लस n2/u इज इक्वल टू n2 - n1/r। और इन्हीं का यूज करके हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करते वक्त हम ये मानेंगे कि हमारा जो लेंस है वो थिक है, थिन लेंस नहीं है। थिन लेंस के लिए क्या होता है हम लोग डिराइव कर चुके हैं, अब हम डिराइव करने जा रहे हैं थिक लेंस के लिए। तो सपोज करिए ये है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। सपोज करिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत बढ़िया बात। अब क्या है, यहां पर मान लो आपका ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है, यहां से रे ऑफ लाइट चलेगी और यहां पर जब लेंस से स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होगा, यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होगा। अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता, सिर्फ यही होता, तो लाइट रिफ्रैक्ट करने के बाद इमेज कहां पर बनाती, इमेज बनता आपका कहीं पर, यहां पर मान लेते हैं इसको आई डैश। आई डैश पर इमेज तब बनता जब यहां पर ये दूसरा वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता। बट क्योंकि ये दूसरा वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो यहां जब लाइट आएगी तो यहां पर इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद कहीं जाकर के इमेज जो है आई वो कहीं यहां पर बनेगा। आया समझ में? मतलब यहां पर दो रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं, एक बार इस वाले सरफेस से और दूसरी बार इस वाले सरफेस से, ठीक है। मान लेते हैं इसका ऑप्टिकल सेंटर है आपका C। अब हम क्या करते हैं, एक बारी इस वाले इस सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा एक बारी इसको स्टडी करते हैं और दूसरी बारी जो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा दूसरी बारी इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप इसके लेफ्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन को यहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था आपका O, यहां से लाइट चला था और जब इस सरफेस से स्ट्राइक करा था तो यहां से रिफ्रैक्ट करने के बाद इमेज जो है वो कहीं यहां पर जाकर के आई डैश पर आपका इमेज जाकर के बन रहा था और इधर कहीं आपका ऑप्टिकल सेंटर C था। ऑब्जेक्ट यहां पर कहां है, रेयरर मीडियम में है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है तो आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला लिख सकते हैं -n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 - n1/r। ये आप लिख सकते हो, ठीक। अब ये जो O है, O क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। तो U जो यहां पर आपका U है, U क्या हो जाएगा, U हो जाएगा आपका -CO। क्यों? क्योंकि CO को मेजर करने के लिए आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो U हो गया आपका -CO। जो आपका V है, V क्या बताता है, इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, तो V आपका क्या हो जाएगा, CI डैश। V आपका हो जाएगा CI डैश और R जो है इसका R1 होगा, जो आपका फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है R। जैसे मान लीजिए यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये आपका नॉर्मल है, यहां पर मान लीजिए आपका C1 है, तो ये क्या बताएगा, R1 बताएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब आप यहां पर लिखेंगे इन सारी चीजों को पुट करके तो ये होगा -n1/u के जगह आप क्या लिखेंगे, -CO प्लस n2/v के जगह आप लिखेंगे CI डैश इज इक्वल टू n2 - n1/r1, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आपका क्या बना, n1/CO प्लस n2/CI डैश इज इक्वल टू n2 - n1/r1। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ था, इस दूसरे वाले सरफेस के रिफ्रैक्शन को अगर हम स्टडी करेंगे तो मान लीजिए ये है आपका दूसरा वाला सरफेस, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट यहां से चल करके आई थी, अगर ये नहीं रहता तो इमेज कहां बनता, कहीं यहां पर जाकर के बनता आई डैश। बट इसकी वजह से रिफ्रैक्शन हुआ और इमेज फाइनली कहां जाकर के बना, आई पर, ठीक है। तो ये जो आपका रे ऑफ लाइट यहां से आया, रिफ्रैक्ट किया और ऑप्टिकल सेंटर जो है वो आपका यहां पर है। इस बारी जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पर जो इमेज बन रहा है, किसका इमेज बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है।
ये जो लाइट है इसका इमेज बन रहा है। तो वर्चुअली आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, आई डैश पे, ठीक है। और ये लाइट कहां पर है आपका, डेंसर मीडियम में। तो जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं, ऑब्जेक्ट अगर आपका डेंसर मीडियम में होता है तो आप लिखते हैं -n1/v प्लस n2/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है इस वाले के लिए, दूसरे वाले रिफ्रैक्शन के लिए लाइट कहां से आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है। ऑब्जेक्ट जो आपका वर्चुअली कहां पर रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, ठीक है। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, v यहां पर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा आपका ci डैश, नहीं सॉरी, v हो जाएगा आपका ci, इमेज फाइनल इमेज v इक्वल टू ci, u जो हो जाएगा, u क्या हो जाएगा ci डैश, ठीक है। इमेज किसका बन रहा है, इसी का तो इमेज बन रहा है ci डैश का, इस वाले रे ऑफ लाइट का। तो u हो जाएगा आपका ci डैश, दोनों पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही आप मेजरमेंट ले रहे हैं। और r की जगह आप क्या लिखेंगे, r2 मतलब क्या, जो यहां पर आपका C2 है, ठीक है ना, नॉर्मल। तो आप r की जगह लिखेंगे r2। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, -n1/ci प्लस n2/ci डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r2, ठीक। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका प्लस बन जाएगा, n1/ci माइनस n2/ci डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 माइनस ऑफ r2, ये बनेगा। तो इसको बोल लो आप क्या, इक्वेशन 2। ये आपका इक्वेशन 1 था, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब क्या करो, ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखो n2/ci डैश यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे n2/ci डैश माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा तो क्या बनेगा, n1/co प्लस n1/ci इज इक्वल टू n2 माइनस n1 यहाँ भी है, n2 माइनस n1 यहाँ भी है, यहाँ पे प्लस r1 है, यहाँ पे माइनस r2 है। तो क्या करो, n2 माइनस n1 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। आया समझ, यहां तक लिख लीजिए पहले। हो गया। तो अभी तक आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक कन्वेक्स लेंस लिया, ये लेंस आपका थिक है तो मतलब आपको यहां पर भी रिफ्रैक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, यहां पर भी करना पड़ेगा। जब लाइट आपका, जब आप इस सरफेस से रिफ्रैक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में है, रेयरर मीडियम में है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाए, रेयरर मीडियम वाला आपने फॉर्मूला, जो कि ये था रेयरर मीडियम वाला फॉर्मूला आपने यहां पर लगाया। जब आपका इससे रिफ्रैक्शन हो गया, दूसरे वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन होने को आया, इस बार लाइट कहां से आ रही है, डेंसर मीडियम में, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है, डेंसर मीडियम में है, बट आपने इसका वर्चुअल पोजीशन कहां पर लिया है, आई डैश पे। क्यों, क्योंकि आप जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस पर मेजर करते हैं। u और v जो आप मेजर करते हो उसके लिए जरूरी है कि आपका ऑब्जेक्ट और इमेज हो वो कहां पर हो, प्रिंसिपल एक्सिस पे हो। तो आपने जो ऑब्जेक्ट आपका जो डेंसर मीडियम में था, आपने इसका वर्चुअल पोजीशन कहां पर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पर लिया, जो कि आपका क्या है, आई डैश, ठीक है। उसके बाद आपने जो डेंसर मीडियम के लिए फॉर्मूला होता है वो आपने पुटअप किया और अभी तक आप यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम पहले कहां पे, इस वाले के लिए, इस वाले देखिए, इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, देखो यहां पर रिफ्रैक्शन हो गया, जब लाइट इस पर आ रहा है तो किसका इमेज बन रहा है, इसका, इस वाले का। यहां पे इसके लिए ऑब्जेक्ट ये था, बट इसके लिए ऑब्जेक्ट तो आपका यहां पे है। तो सबसे पहले हमको इसको प्रोजेक्ट करने पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, क्योंकि आप जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं u और v, वो आप कहां पर मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस की दूरी आप मेजर करते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट आपका इधर था, ठीक है ना, आपने इसका वर्चुअल प्रोजेक्शन कहां लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो है आपका आई डैश। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का वर्चुअल पोजीशन बता रहा है। आई डैश पर आने की वजह से हुआ क्या कि आप प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ऑप्टिकल सेंटर से दूरी है वो आप मेजर कर सकते हैं। आया बात समझ में, मिटाए इसको। चलिए, तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे क्या करते हैं, n1 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अगर आप n1 कॉमन लोगे तो इधर क्या बचा, 1/co प्लस 1/ci इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। n1 को ले जाइए और इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इधर क्या बन जाएगा, 1/co, co मतलब क्या, माइनस u, माइनस 1/u, ci मतलब क्या, 1/v इज इक्वल टू n2
बाई n1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, आपको पता है कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट u अगर इन्फिनिटी पर होगा, मान लो इन्फिनिटी पर होगा, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे बनता है। तो v की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एफ फोकल लेंथ, ठीक, इज इक्वल टू क्या? ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया? 0, बच गया 1 बाई एफ। इसी को आप लिख सकते हैं क्या? 1 बाई एफ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यही होता है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इन्फिनिटी हम ये मान रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हो, अगर इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो u क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। v जब v क्या होगा उस केस में? आपका फोकल लेंथ के बराबर। तो हमको फोकल लेंथ और इसके बीच में रिलेशन चाहिए था, फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन चाहिए था। तो हमने क्या किया? u को हटाया यहां से और f को लेकर के आए और आपका ये फॉर्मूला फाइनली बन करके आया। तो ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। किसके लिए? लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। ये आपने किसके लिए डिराइव करा? कन्वेक्स लेंस के लिए। अब ये सेम फॉर्मूला हम किसके लिए डिराइव करेंगे? कनकेव के लिए। चलिए, अब यही लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम कनकेव लेंस के लिए डिराइव करने वाले हैं कि कनकेव लेंस के लिए क्या आता है। सपोज करो ये आपका है एक कनकेव लेंस, ठीक है जी, कनकेव लेंस है, आपने बना दिया कनकेव लेंस। यहां पर भी क्या है? आपका कनकेव लेंस जो है वो थिक है, थिन नहीं है। तो क्या होगा आपका? आपको दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से रिफ्रैक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट था यहां पर O, ठीक, लाइट यहां से चला, जब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर लाइट पड़ा क्या होगा? डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होकर के कहीं यहां गया, फिर जब इस पर पड़ेगा फिर क्या होगा? फिर से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट जो रे है आपका कहीं इस ओर जाएगा। अगर सिर्फ ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता तो आपका वर्चुअल इमेज कहां पर बनता? आपका वर्चुअल इमेज कहीं यहां पर बन जाता I डैश, ठीक। बट क्योंकि दूसरा बार भी रिफ्रैक्शन हुआ है तो फाइनल इमेज जो है वो आपका कहां जाकर के बना? फाइनल इमेज आपका बना आकर के कहीं पर I पर, ठीक है। यहां I डैश नहीं है, यहां पे I है। इधर कहीं आपका ऑप्टिकल सेंटर है, मान लीजिए C। फिर से वही करेंगे, एक बारी इससे रिफ्रैक्शन लेंगे, दूसरी बारी इससे रिफ्रैक्शन लेंगे, ठीक है। बना लो, मान लो कि आप पहले वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कर लीजिए कंसिडर। यहां पर आपका क्या था? ऑब्जेक्ट था आपका O, लाइट चला, इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पड़ा, पड़ने के बाद क्या होगा? लाइट रे डाइवर्ज करेगा, अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यही आपका बना था क्या? I डैश, वर्चुअल इमेज। अगर सिर्फ ये होता तो इमेज आपका यहां पर बन जाता। इधर है आपका ऑप्टिकल सेंटर C, ठीक है। अब क्या करते हैं? यहीं पर दूसरे वाले का भी फोटो बना लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका दूसरा वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। लाइट रे जो लाइट रे इसके पास पड़ रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा? डेंसर मीडियम में, मतलब लाइट यहां से आ रही है, ठीक है। तो ये है आपका यहां पर कहीं डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है और इधर आपका रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्चुअल इमेज है वो कहां पर है? I डैश पर है, और जो रियल इमेज जो आपका बन रहा है वो आपका I पर है। इधर कहीं आपका ऑप्टिकल सेंटर है C। अब पहले क्या करेंगे? इसके लिए ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है, तो रेयर मीडियम का जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो हम लगाने जा रहे हैं। क्या होता है रेयर मीडियम के लिए फॉर्मूला? माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। यही होता है। u क्या हो जाएगा? u हो जाएगा माइनस ऑफ CO। u हो गया आपका माइनस ऑफ CO। v क्या हो गया? v हो गया आपका माइनस ऑफ CI डैश, माइनस ऑफ CI डैश। तो v हो गया आपका माइनस ऑफ CI डैश, ठीक है। अब इसको पुट कर दीजिए यहां पे, तो माइनस n1 बाई यू के जगह माइनस CO प्लस n2 बाई v के जगह माइनस CI डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1, ठीक।
माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो ये क्या बना n1 बाई सी ओ माइनस n2 बाई सी आई डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये मेरा क्या है इक्वेशन, ये है मेरा इक्वेशन 1। ठीक, अभी क्या है इस वाले के लिए, जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, सेम फॉर्मूला इसके लिए डेंसर मीडियम वाला फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस n1 बाई वी प्लस n2 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। u यहां पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा आपका माइनस ऑफ सी आई डैश, u इसके लिए हो जाएगा माइनस ऑफ सी आई डैश, और v क्या हो जाएगा माइनस ऑफ सी आई, माइनस ऑफ सी आई। पुट कर दीजिए यहां पर, क्या होगा माइनस n1 बाई माइनस ऑफ सी आई प्लस n2 बाई माइनस ऑफ सी आई डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r2। माइनस से हो गया माइनस आपका कैंसिल, n1 बाई सी आई माइनस n2 बाई सी आई डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r2। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा ये माइनस n1 बाई सी आई प्लस n2 बाई सी आई डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई माइनस ऑफ r2। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए यहां पर क्या है माइनस n2 बाई सी आई डैश, यहां पर है प्लस n2 बाई सी आई डैश, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका n1 बाई सी ओ माइनस n1 बाई सी आई इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक, n1 यहां पर दोनों में से कॉमन ले लो n1 को, तो n1 इंटू 1 बाई सी ओ माइनस 1 बाई सी आई इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब CO क्या है आपका, CO जो है CO है आपका माइनस u, और CI क्या है, CI जो है आपका वो है माइनस v। पुट कर दीजिए यहां पर, क्या बन जाएगा, थोड़ा स्पेस बना लीजिए पहले, यहां पर आप पुट कीजिए n1 इंटू माइनस 1 बाई यू, और ये क्या हो जाएगा माइनस, यहां भी माइनस है और माइनस v, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1, नहीं 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, n1 को क्या कीजिए इधर जाकर के डिवाइड कर दीजिए, यहां पे क्या बन गया माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अगेन जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा u क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, v क्या हो जाएगा, इमेज कहां बनता है फोकस पे, तो वो हो जाएगा v आपका फोकल लेंथ हो जाएगा, तो ये आपका माइनस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई एफ इज इक्वल टू n2 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो यहां से भी जो फॉर्मूला बन करके आया वो क्या है 1 बाई एफ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। फिर से जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है कनकेव लेंस के लिए भी वो सेम आया, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ अ लेंस, मैग्निफिकेशन, 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 मैग्निफिकेशन ऑफ अ, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस। भाई मैग्निफिकेशन आपने मिरर में भी पढ़ा था, क्या होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मिरर के केस में जो फॉर्मूला बन के आता था वो क्या आता था, m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। लेंस के केस में देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या आएगा। सबसे पहला केस डालिए, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। केस 1, केस 1 मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, convex lens when the image formed, when the image formed is real। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, अपना एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग बना लेते हैं, बना लिए कॉन्वेक्स लेंस।
सपोज करिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहां पर आपका कहीं F1 है, यहां पर आपका कहीं C1 है, इधर कहीं आपका F2 है, इधर कहीं आपका C2 है। सपोज कर लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहां पर लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर लाई कर रहा है तो इमेज कहां बनेगा, पहला जो रे ऑफ लाइट पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। दूसरा, जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरती है वो क्या करती है, बिना किसी डेविएशन के चलते चली जाती है। तो आपका इमेज कहां बना, इमेज आपका बना कहीं यहां पर, ठीक है जी, आपका इमेज बन गया। मान लेते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है आपका AB और जो आपका इमेज है वो है आपका A', B', ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, तो इमेज कहां बनता है, बियॉन्ड C2 के पीछे बनता है, ठीक है। अब देखो, ये मान लो पॉइंट है आपका ऑप्टिकल सेंटर C, ठीक है ना। आप क्या बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', B', C आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, A', B' by AB, A', B' इज इक्वल टू B', by BC। A', B' क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, AB क्या है, सॉरी, A', B' है हाइट ऑफ इमेज और AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप लिख दो यहां पर A', B' के बदले आप लिखो हाइट ऑफ इमेज, लेकिन माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं। AB के बदले आप लिख दीजिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज O। B' क्या बता रहा है, इमेज का डिस्टेंस बता रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, ये कितना हो जाएगा, V प्लस ही होगा। क्यों, क्योंकि V मेजर करने के लिए आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई BC क्या है, BC जो है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, ये क्या हो जाएगा, -U। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। जो आपका मैग्निफिकेशन जो कि I/O होता है उसकी कितनी वैल्यू आ गई, V/U। ये होता है कन्वेक्स लेंस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, लिख लीजिए। दूसरा केस लिखिए, केस टू क्या है, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। जब कन्वेक्स लेंस आपका वर्चुअल इमेज बनाएगा तब क्या होगा, मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले तो हम एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए हमारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी। ये हो गया इसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर है क्या इसका F1, यहां पर है C1, इधर है आपका F2 और इधर क्या है आपका C2। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर C। आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां हो, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो हम अपने ऑब्जेक्ट को यहां पर लाकर रख देते हैं। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से होकर के गुजरेगी, सेकंड फोकस F2 से होकर के गुजरेगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद सीधे चलती चली जाएगी आगे। तो दोनों रेज एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बट अगर आप इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, अगर आप इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वर्चुअली और आपका इमेज जो है वो कहीं यहां पर बन जाएगा। मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट जो था वो था A, B और इमेज जो बना है वो है आपका A', B'। अगेन आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल A', B', C एंड ट्रायंगल ABC आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो आप लिख सकते हैं A', B' by AB इज इक्वल टू B', by BC। A', B' क्या है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या यहां पर होगा, I और प्लस में ही होगा, क्योंकि I मेजर करने के लिए आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो। AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या होगा, प्लस ही होगा, तो I/O इक्वल टू B', अब B' जो है वो क्या होगा, माइनस ऑफ V। इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना है, माइनस ऑफ V, और BC ऑब्जेक्ट का जो इमेज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ U। माइनस से माइनस कट गया तो आपका जो मैग्निफिकेशन इक्वल टू I/O होता है, इसकी वैल्यू इसके केस में भी क्या आई, V/U। लिख लीजिए। तीसरा केस लिखिए, केस 3, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कनकेव लेंस, मतलब मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ अ कनकेव लेंस। जब कनकेव लेंस होगा तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। सपोज करिए आपका कनकेव लेंस है, ठीक है जी, आपने कनकेव लेंस बना दिया।
अब क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। मान लीजिए आपने इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी बना दिया। इधर आपका क्या है F1, इधर है आपका C1, इधर है आपका F2 और इधर है आपका C2। सपोज करिए ऑब्जेक्ट कहीं आपका यहां पर खड़ा है A B। क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज करेगी और ऐसा प्रतीत होगा कि वो कहां से आ रही है, फर्स्ट फोकस F1 से आ रही है। दूसरा रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरेगा, ये रिफ्रैक्शन के बाद सीधे चलते चला जाएगा, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। तो इमेज जो बनेगा आपका फाइनली वो कहीं यहां पर बना, दैट इज A डैश B डैश। यहां पर मान लीजिए आपका ऑप्टिकल सेंटर है C। अगेन आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल A डैश B डैश C एंड ट्रायंगल ABC आर व्हाट, दे आर सिमिलर। अगर सिमिलर है तो आप क्या बोल सकते हैं, A डैश B डैश बाई AB इज इक्वल टू B डैश C बाई BC। A डैश B डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां लिख दीजिए I बाई O इज इक्वल टू B डैश C। B डैश की है, C क्या है, इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज -V। और BC क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज -U। ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका मैग्निफिकेशन जो कि I बाई O होता है, यहां पर भी कितना आया, V बाई U। मतलब लेंसेज के केस में चाहे लेंस कोई सा भी हो, मैग्निफिकेशन I बाई O V बाई U के ही बराबर होता है। आया समझ, लिख लिए, चलिए बहुत बढ़िया। बेटा हेडिंग डालिए पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस, लेंस का पावर कितना होता है भैया, लेंस का पावर, पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ अ लेंस। चलो देखते हैं पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ अ लेंस डिफाइन किया जाता है, पावर P इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर्स। मतलब आपको अगर किसी लेंस का पावर निकालना है, उसकी फोकल लेंथ पता कर लीजिए मीटर्स में और उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, वो आपको पावर मिल जाएगा। SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पावर होता है, SI यूनिट ऑफ पावर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। आपसे एग्जाम में हो सकता है एक नंबर का डेफिनेशन पूछ दे, डिफाइन डायोप्टर या फिर डिफाइन वन डायोप्टर। तो आप क्या बोलेंगे, वन डायोप्टर इज द पावर, one diopter is the power of a lens whose focal length is 1 मीटर। आया समझ में, वन डायोप्टर उस लेंस का पावर को कहा जाएगा जिसका फोकल लेंथ क्या है, 1 मीटर है। ठीक है। पावर जो होता है, पावर P ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, पावर P ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, दैट इज, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पावर P ऑफ अ कनकेव लेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसका पावर क्या होता है, इसका पावर होता है नेगेटिव। लिख लीजिए। अगला हेडिंग डालिए, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब क्या है कि आपके पास 2 थिन लेंसेज हैं। ठीक है, 2 थिन लेंसेज हैं, इसका मान लीजिए फोकल लेंथ है F1, दूसरे वाले थिन लेंस का जो फोकल लेंथ है, सपोज करिए इसका फोकल लेंथ है F2। दोनों को आपने क्या रखा है, एक साथ कंबाइन करके रखा है। आपको बताना है कि दोनों का जो रिजल्टेंट पावर होगा, इक्विवेलेंट पावर होगा, वो कितना होगा। चलो पता करते हैं। मान लो ये आपका दोनों का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, इधर है आपका ऑब्जेक्ट O। ठीक, जो रे ऑफ लाइट इधर आएगी फर्स्ट वाले लेंस से टकराएगी, वो क्या करेगी, कन्वर्ज करके सेकंड वाले पे जाएगी। अगर सेकंड वाला नहीं होता तो ये चलती चली जाती, इमेज कहां बन जाता आपका, यहां पर बन जाता I डैश। बट सेकंड वाला भी है तो ये क्या करेगा, ये इस रिफ्रैक्टेड रे को एक बार और रिफ्रैक्ट करेगा और आपका इमेज कहां जाकर के बनेगा, इमेज आपका बनेगा I पर बनेगा। ठीक है। अब पहले वाले के लिए अगर पहला और दोनों लेंसेज हमारे थिन हैं तो दोनों के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं।
1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो पहले वाले लेंस के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, लेंस फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। पहले वाले का फोकल लेंथ क्या था, f1, हमने इसको f1 लिखा। इमेज किधर बना है, इमेज बना है आई डैश पे, आई डैश पर बना है। इस दूरी को हम मान लेते हैं यहां से कितनी है, ये दूरी जो यहां से है वो है आपकी v1, इसको हम मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है v1। तो हमने इसको लिखा 1 बाई v1 माइनस 1 बाई ये तो दूरी वही रहेगी u माइनस 1 बाई यू। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक, अब इसी क्या, हाँ u ऑलरेडी आपका u जो a फॉर्मूला है यहाँ पर u क्या है माइनस, ठीक है ना। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो इधर आपका माइनस 1 बाई यू आ गया। ठीक है, दूसरा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, दूसरे वाले के लिए भी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई f2 इज इक्वल टू 1 बाई वी। 1 बाई वी इसके लिए क्या आएगा, जो फाइनल इमेज बना मान लीजिए यहां से आपका v दूरी पर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। यू जो इसके लिए हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे v1। इसके लिए जो आई डैश है वो क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे माइनस 1 बाई v1। ठीक है, ये हो गया क्या आपका इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 इज इक्वल टू क्या 1 बाई v1 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 बाई v1 निगेटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा 1 बाई v, यहाँ से 1 बाई v जो कि पॉजिटिव है और यहाँ से 1 बाई u दैट इज निगेटिव है, माइनस 1 बाई u। 1 बाई v माइनस 1 बाई u होता क्या है 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 इज इक्वल टू 1 बाई f। ये क्या है, जो दो लेंसेज आपने कंबाइन करके रखे हैं, अगर इन दोनों को आप एक लेंस से रिप्लेस करोगे तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 इज इक्वल टू 1 बाई f। ये क्या बता रहा है आपको, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बता रहा है। जैसे आप लोग रेजिस्टर में कैसे करते हैं, दो रेजिस्टर को रखा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो कैपेसिटर को रखा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वैसे ही दो लेंस अगर आप रख देंगे तो दोनों का जो फोकल लेंथ होगा वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दोनों के रखने से कितना आएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। हाँ नहीं, दोनों रेसिप्रोकल में अगर आप निकालने जाइएगा तो कितना आएगा, आप एलसीएम ले लो, f1 इंटू f2 इज इक्वल टू क्या f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 1 बाई f। तो यहां से आपका f क्या आएगा, जो f आएगा आपका f1 डॉट f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। मतलब अगर आप इन दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, इसका मान लीजिए f1 था, इसका f2 था, इन दोनों को रिप्लेस करेंगे अगर एक सिंगल लेंस से, तो उसका फोकल लेंथ क्या आएगा f इज इक्वल टू f1 डॉट f2 बाई f1 प्लस f2। आया समझ में। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अच्छा 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 इक्वल टू 1 बाई f जो आया है, आप 1 बाई f1 को क्या लिख सकते हैं, p1 लिख सकते हैं, इसका पावर 1 बाई f1 इज इक्वल टू p1। 1 बाई f2 क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का पावर, और ये दोनों बराबर किसके होगा, p का। मतलब ये आपको क्या दे रहा है, इक्विवेलेंट पावर भी। मतलब जब आप लेंसेज को कंबाइन करके रखते हैं एक के साथ दूसरे के साथ, जब आपस में रखते हैं तो सबका जो इक्विवेलेंट पावर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल पावर। इक्विवेलेंट पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स। अब देखिए रे ऑप्टिक्स में आपका जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, रिफ्लेक्शन हो चुका था, रिफ्रैक्शन आज हो चुका। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट, दैट इज डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमको लगता है कल तक ये चैप्टर भी खत्म, तीसरा यूनिट भी रे ऑप्टिक्स का खत्म हो जाएगा कल तक। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म। हेडिंग डालिए प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, आपने 10th में भी पढ़ा होता है। प्रिज्म आपने घर में भी देखा होता है कि भैया प्रिज्म में क्या होता है, आप रे ऑफ लाइट को, सनलाइट को पास कराते हैं तो वो क्या करता है, उसको बैंड ऑफ 7 कलर्स में आपको रिफ्रैक्ट करके आपको दे देता है। डिस्पर्सन उसी को बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। ठीक है, तो पहले हम कुछ प्रिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि भैया प्रिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मान लीजिए ये आपका जो है वो प्रिज्म है। एक प्रिज्म में एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म ए।
ठीक, मान लीजिए कि जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट कहीं आपकी इंसिडेंट रे यहां से आई, यहां पर क्या होगा, इसका नॉर्मल, ये मान लीजिए इसका नॉर्मल है, क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन के बाद इस ओर मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, और दोबारा दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर जो आपका नॉर्मल है वो कहीं यहां पर है, दोनों नॉर्मल यहां पर आकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी बार जो रिफ्रैक्शन हुआ तो जो आपका रिफ्रैक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट बाहर निकला वो कहीं इधर बाहर नॉर्मल से दूर भागा। क्यों नॉर्मल से दूर भागेगा, क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये अगेन क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग बोल देते हैं R2, और ये क्या है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज E। यहां से जो लाइट आ रहा था, अगर ये मान लो प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधे चलते चला जाता, तो इसने यहां से ये प्रिज्म ने क्या किया, इस रे ऑफ लाइट को यहां से इधर इतना से इतना मोड़ दिया, मतलब ये क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं Δ1। दूसरा रे ऑफ लाइट जो है, अगर ये प्रिज्म का दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता तो ये इधर चलते चला जाता, प्रिज्म ने क्या किया, इसको इस ओर मोड़ दिया, तो ये क्या है आपका, ये बता रहा है आपका एंगल ऑफ डेविएशन Δ2, Δ1 Δ2, और इसको अगर आप एक्सटेंड कर देंगे तो टोटल जो डेविएशन हुआ है ये है आपका डेल्टा, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ इसमें ज्योमेट्री लगाने जा रहे हैं। तो देखो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप देख सकते हो कि I जो है वो इस पूरे एंगल के बराबर होगा, तो आप लिख सकते हो क्या, I इज इक्वल टू Δ1 प्लस R1, ठीक है। यहां से आपका Δ1 क्या आ गया, Δ1 आ गया I माइनस R1, इसको बोल दो आप इक्वेशन 1। यहां से आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से देख सकते हो कि जो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस E है वो क्या है, इसके बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस E इज इक्वल टू Δ2 प्लस R2, तो यहां से आप लिख सकते हैं Δ2 इज इक्वल टू E माइनस R2, इसको बोल दो आप इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस आपको इक्वेशन 1 दे रहा है Δ1 का वैल्यू, इक्वेशन 2 दे रहा है Δ2 का वैल्यू। अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर वाला ट्रायंगल, मान लो इस वाले ट्रायंगल को आप देखो, ठीक है, मान लो ये आपका पॉइंट ए है, ए तो उसको ऊपर मान लिया, ये तो पॉइंट ए है आपका, ठीक है। इसको मान लीजिए ये पॉइंट आपका P, ये पॉइंट आपका Q, और ये पॉइंट आपका R। ट्रायंगल PQR को देखो, इन ट्रायंगल PQR डेल्टा जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल डेल्टा क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू इंटरनली अपोजिट एंगल्स, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। तो और मेरे को टोटल डेल्टा निकालना है तो हम क्या करेंगे, Δ1 का वैल्यू इक्वेशन 1 दे रहा है, Δ2 का वैल्यू इक्वेशन 2 दे रहा है, डेल्टा बराबर क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 मतलब I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, इसको अरेंज कर लीजिए तो डेल्टा क्या हो जाएगा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। यहां तक पहुंच गए, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 3। अब देखो A P, इसको मान लो ये O है, A P O और R एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, A P O R, और आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360। ट्रायंगल में होता है 180, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 360। तो एंगल इन क्वाड्रिलेटरल APOR में एंगल A प्लस ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना होगा 90 डिग्री, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया था तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल O प्लस ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 90, ये टोटल कितना होगा 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल O कितना हो गया 360 माइनस 90 मतलब क्या 180 डिग्री, ठीक है। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन 4। अब इस वाले ट्रायंगल में आओ, ट्रायंगल POR में आओ, ट्रायंगल POR, एंगल ये वाला जो एंगल है एंगल R1 प्लस एंगल O प्लस एंगल R2 कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब देखो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोल दो इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करो, एंगल O यहां भी है, एंगल O यहां भी है,
180 यहां भी है, 180 यहां भी है। क्या इन दोनों को कंपेयर करके बोल सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस R2? दिख रहा है आपको? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस R2। कैसे? बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि आप ऐसा करो, अगर आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका जो रिलेशन आएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल R1 प्लस R2 ही आएगा। ठीक है, अब ये जो आपका एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आया, इसको आप बोल दो इक्वेशन 6। यहां पर इक्वेशन 3 में R1 प्लस R2 की जगह आप ए लिख सकते हो। R1 प्लस R2 का वैल्यू ए है, यहां भी R1 प्लस R2, आप R1 प्लस R2 के बदले क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो डेल्टा प्लस ए कितना आ गया? आई प्लस ई। लिख लीजिए इसको, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। लिख लीजिए। हाँ, ये पी क्यू आर में आपने देखा, ये डेल्टा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। उसके बाद डेल्टा 1 का वैल्यू आपने यहां से निकाल रखा था, डेल्टा 2 का वैल्यू आपने यहां से निकाल रखा था, दोनों को आपने ला करके यहां पर जोड़ दिया तो आपको डेल्टा का वैल्यू यहां पे आ गया। चलिए जी, आपने फॉर्मूला डिराइव करा कि सर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू क्या होता है? आई प्लस ई होता है। अब देखो यहां पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, मान लेते हैं इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। यहां पर हम क्या लगाने जा रहे हैं? हम यहां पर लगाने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ, दैट इज साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 बाई N1 हो जाएगा। N2 बाई N1 को ही हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। मान लेते हैं ये कितना है आपका n। ठीक है, तो साइन I बाई साइन R, ये R1 क्या हो गया आपका? n हो गया। अगर if I and R1 are very small, if I and R1 are very small, तो आप साइन I को क्या लिख सकते हैं? I, और साइन R1 को आप क्या लिख सकते हैं? R1 इज इक्वल टू n। तो आपका यहां से क्या आ गया? I इज इक्वल टू n R1 आया। इसको बोल दो आप क्या? इक्वेशन 1। फिर से इस वाले सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके लिए अब हम स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है? साइन R2 डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? साइन E इज इक्वल टू क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा? 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 होगा। अगर ये 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 था तो यहां लाइट 1 में जा रहा है 2 से, तो ये हो जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 मतलब क्या? 1 बाई n होगा। तो अगर ये 1 बाई n हुआ तो आप लिख सकते हैं साइन R2 बाई साइन E इज इक्वल टू 1 बाई n। तो यहां से आप अगर आपका R2 और E बहुत स्मॉल हो तो आप R2 के बदले साइन R2 के बदले R2 लिख दो, साइन E के बदले E लिख दो, बराबर क्या? 1 बाई n। तो यहां से जो आपका E का वैल्यू आया वो क्या आया? nR2। इसको बोल दो इक्वेशन 2। और जो आपका पेरेंट इक्वेशन था, मान लो अगर ये पेरेंट इक्वेशन A था, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू आई प्लस C, अगर ये मान लो स्मॉल a आपका इक्वेशन था, तो इसमें से जो आपका I और E का वैल्यू आया है 1 और 2 से, इसको ले जाकर के पेरेंट इक्वेशन में डाल दो। तो क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I के बदले लिख दो nR1 और E के बदले लिख दो nR2। ये क्या बन जाएगा? डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 अभी आपने क्या डेराइव करा था? R1 प्लस R2 होता क्या है? R1 प्लस R2 होता है A के बराबर, अभी आपने डेराइव करा था। तो आप R1 प्लस R2 के बदले लिख सकते हैं डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू n इंटू A को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? ये डेल्टा इज इक्वल टू NA माइनस A। तो फाइनली आपका डेल्टा क्या आया? n माइनस 1 इंटू A। ये कब वैलिड होगा? जब आपके एंगल्स जो है वो बहुत स्मॉल होंगे। लिख लीजिए। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जब रे ऑफ लाइट पड़ रही है, इस पे इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका I है तो क्या हो रहा है? इसमें कुछ डेविएशन हो रहा है जो आपका डेल्टा। ठीक है, अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को I एक्स एक्सिस पर दिखाओ
और जो डेविएशन हो रहा है डेल्टा उसको वाई एक्सिस पर दिखाओ। और ये आप अगर एक्सपेरिमेंटली अगर आप ये देखने जाते हैं कि आई और डेल्टा कैसे वेरी कर रहा है, मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो उसमें डेविएशन जो हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन वो कितना वेरी कर रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना वो घटता है। कब तक घटता है? एक सर्टेन वैल्यू तक घटता है। जैसे मान लीजिए आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का जहां तक ये आपका जो डेल्टा जो होगा एंगल ऑफ डेविएशन वो आपका सबसे जाकर के मिनिमम हो जाएगा डेल्टा एम। और अगर आप उसके बाद भी मान लीजिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, सपोज करिए कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे कम हो चुका है, मिनिमम हो चुका है डेल्टा एम। अगर आप इसके बाद भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो वेरिएशन है आई और डेल्टा के बीच में वो कुछ ऐसा है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट तक आपका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, उस पॉइंट के बाद भी अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जिस पॉइंट पर जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है उस कंडीशन में क्या होता है, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों आपस में बराबर होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए ताकि प्रिज्म में सबसे मिनिमम डेविएशन हो, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होना चाहिए, पहला। और दूसरा आपका एंगल ऑफ R1 और एंगल R2 ये भी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये क्या कंडीशन है? कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। क्या कंडीशन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में इक्वल हो और एंगल R1 और एंगल R2 भी आपस में इक्वल हो। लिखिए, आपने बोला कि सर अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है प्रिज्म से तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होना चाहिए और R1 R2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है भैया, अब हम इसका कुछ यूज करने वाले हैं। यूज क्या करने वाले हैं? आप स्नेल्स लॉ से बोल सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा वो क्या होगा, साइन आई बाई साइन R1 ये होगा। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई होता है। जब आपका मिनिमम डेविएशन होगा, फॉर मिनिमम डेविएशन आपको पता है आई ई के बराबर हो जाएगा, तो अगर आई ई के बराबर हो जाएगा तो हम ई के बदले आई लिख सकते हैं। और उस केस में जो डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा तो हम डेल्टा एम लिख देते हैं, क्योंकि जब आई ई के बराबर होगा तो डेविएशन मिनिमम होगा, तो हमने डेल्टा को लिख दिया डेल्टा एम। तो यहां से आपका क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, तो i इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक, दूसरा क्या है कि एंगल, आपने पढ़ा था कि एंगल ए जो होता है वो एंगल R1 प्लस एंगल R2 के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव करा था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस R2। और मिनिमम डेविएशन के केस में R1 और R2 दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आप एंगल ए को लिख सकते हैं R1 प्लस R1, R2 के बदले भी हमने क्या लिख दिया, R1 लिख दिया, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहां से क्या आ गया, 2R1 इज इक्वल टू ए, मतलब R1 इज इक्वल टू ए बाई 2, इसको बोल दो इक्वेशन 2। अब जो आपका I और R1 का वैल्यू 1 और 2 इक्वेशन में आया है उसको यहां पुट कर दीजिए, यहां भी I है यहां भी R1 है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2। ये हो गया आपका प्रिज्म फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला। जैसे आपका मिरर फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला होता है, वैसे ही ये क्या है आपका प्रिज्म फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2।
हो गया। तो आपने देखा प्रिज्म फॉर्मूला क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म जो होता है वो होता है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। अब यहां तक हम लोग प्रिज्म में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो है बच रहा है, वो आपका एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल इस यूनिट को कंप्लीट करके जो इसका लास्ट यूनिट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें हम लोग जाएंगे। ठीक है, चलिए।